हेलो व्यूअर्स। आज हम एक फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है सोशल लर्निंग। यह सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांदुरा के थ्रू दी गई थी, इसीलिए इसे बांदुरा थ्योरी या अल्बर्ट बांदुरा का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मुख्य रूप से जो बात करता है वो समाज के द्वारा या सोसाइटी में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, इस पर फोकस करता है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी 1961 में अल्बर्ट बांदुरा के थ्रू दी गई और अल्बर्ट बांदुरा का जन्म 1925 में कनाडा में हुआ था। सोशल लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच पीपल लर्न इन अ सोशल एनवायरनमेंट मीन्स फ्रॉम वन अनदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। समाज के वातावरण में रहते हुए व्यक्ति जिस प्रकार अधिगम करता है वह सामाजिक अधिगम कहलाता है, जो मुख्य रूप से तीन प्रमुख प्रक्रियाओं द्वारा होता है: ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। It shows that person need not any stimulus for learning. They can learn from imitation, modeling and daily life observation also. पहले ये माना जाता था कि जितनी भी लर्निंग थ्योरीज दी गई उनमें ये माना जाता था कि किसी भी बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस होना चाहिए। जब स्टिमुलस होता है तभी रिस्पॉन्स कोई ना कोई शो होता है। लेकिन इस थ्योरी में इसको अपोज करते हुए कहा गया कि कोई स्टिमुलस हो ये कोई आवश्यक नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार को देखकर भी लर्निंग या अधिगम कर सकते हैं, उस चीज को सीख सकते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कुछ मुख्य बातों पर निर्भर करता है। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है कि पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर। लोग दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर काफी बातें सीखते हैं। ऐसा हम अक्सर घर में देखते हैं कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो घर के बड़ों का व्यवहार देखकर उसी तरह का व्यवहार सीखते हैं। ये सोशल लर्निंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग कैन अकर विदाउट द चेंज इन बिहेवियर ऑल्दो बिहेवियरिस्टिक सेज दैट लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। व्यवहारवादी पहले मानते थे कि व्यवहार में परिवर्तन होने का मतलब है अधिगम होना, लेकिन इस थ्योरी ने उसे भी नकारा और ये कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि व्यवहार में आपके तुरंत ही परिवर्तन आए, ये कोई आवश्यक नहीं है। थर्ड पॉइंट है, रीइंफोर्समेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। ये हम आगे देखेंगे कि किसी भी पुनर्वसन के मिलने से अधिगम की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है, सोशल लर्निंग इज अ ब्रिज और ट्रांजिशन बिटवीन बिहेवियरिस्टिक लर्निंग which is based on repetition and cognitive learning theories which is based on consequences और reinforcement। यानी बिहेवियरिस्टिक जो व्यवहारवादी मानते थे वो मानते थे कि किसी भी प्रक्रिया को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो हमारी लर्निंग होती है, जबकि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में ये माना जाता था कि जैसा रीइंफोर्समेंट या किसी भी चीज़ का जैसा परिणाम होता है उसके ऊपर उसकी अधिगम की तीव्रता निर्भर करती है। अगर परिणाम अच्छा होता है तो अधिगम तेजी से होता है और नहीं तो उसके सीखने की जो क्षमता है या उसके सीखने की जो दर है उसमें कमी आ जाती है। मुख्य रूप से सामाजिक अधिगम को तीन कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। इसमें पहला कारक जो है पर्सनल फैक्टर या कॉग्निटिव फैक्टर है, जिसके अंदर नॉलेज, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, लाइक और डिसलाइक, ये मेन पॉइंट्स हैं। सेकंड फैक्टर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली, पीयर और सोशल नॉर्म्स आती हैं। ये दोनों जैसा आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों बेस पार्ट में रखे गए हैं। तो बेस पार्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के लिए एक तरीके से आधार का काम करते हैं। उसका खुद का पर्सनल बिहेवियर कैसा है, पर्सनल कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहे हैं और साथ ही एनवायरमेंट कैसा है, ये दोनों मिल करके किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। उसकी स्किल्स, प्रैक्टिस, सेल्फ एफिकेसी, ये सब इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार ये मुख्य तीन कारक हैं जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब बात आती है कि मेन फीचर्स क्या है सोशल लर्निंग के। तो सोशल लर्निंग थ्योरी की बेसिकली तीन मेन फीचर्स हैं। पहला है रेसिप्रोकल डिटर्मिज्म, सेकंड है सेल्फ एफिकेसी और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग। एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किया जाता है सोशल लर्निंग को वो किया जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग या मॉडलिंग के ऊपर। ऑब्जर्वेशन लर्निंग को फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसकी फर्स्ट फेज है अटेंशन, सेकंड फेज है रिटेंशन, थर्ड फेज रिप्रोडक्शन और फोर्थ फेज है मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकल डिटर्मिज्म के बारे में।
रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि तीन फैक्टर बेसिकली जो हैं, इस ट्रायंगल में मैं फिर दोबारा समझाने की एक कोशिश कर रही हूँ आपको कि बिहेवियर, एनवायरनमेंट और पर्सन, ये तीन मेन फैक्टर हैं जो सोशल लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। बिहेवियर को डिसाइड करने में किसी पर्सन के उसके पर्सनल एस्पेक्ट भी काम आते हैं और साथ ही एनवायरनमेंट कैसा है वो भी काम आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेसिकली थ्री वेरिएबल्स, पर्सन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, और इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। यानी ये तीनों जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये प्रभाव डालना रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहलाता है। अब ये प्रभाव किस तरीके से डालेंगे? पहला जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है पर्सन बिहेवियर रिलेशन, यानी पीबी रिलेशन। पीबी रिलेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पर्सन थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन गिव शेप टू द डायरेक्शन ऑफ अ बिहेवियर। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, जैसे उसके आकांक्षाएं होती हैं, उसके अनुरूप उसका व्यवहार निर्धारित होता है। सेकंड जो इसका मेन पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट पर्सन रिलेशन, यानी कि व्यक्ति का जैसा सोशल एनवायरनमेंट होता है उसी के आधार पर उसके विचार और उसकी आकांक्षाएं निर्धारित होती हैं। और तीसरा जो है वो है बिहेवियर एनवायरनमेंट रिलेशन। बिहेवियर एनवायरनमेंट रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि बिहेवियर जो किसी भी व्यक्ति का होता है वो उसके नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार हम इन तीनों रिएक्शंस के बेस पर कह सकते हैं कि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सोशल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट हमने इसका देखा था वो था सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे, ऐसा हमारे अंदर जो विश्वास अंदर से जागृत होता है वो हमारी सेल्फ एफिकेसी होती है। इट इज अ बिलीफ इन पर्सन्स कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज सिचुएशन। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं किस तरीके से उसका सामना कर पाऊंगी या कैसे सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करूंगी, ये मेरी सेल्फ एफिकेसी डिसाइड करती है। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सन्स जजमेंट अबाउट वेदर ही और शी कैन सक्सेसफुली लर्न एनी कॉन्सेप्ट और स्किल। इट मीन्स सेल्फ एफिकेसी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लर्निंग। In brief, self-efficacy is person's belief that he or she can handle any particular situation and will succeed in it. जैसी हमने पहले बात की थी। Therefore, there are some characteristics of persons having strong self-efficacy. जिन व्यक्तियों के अंदर सेल्फ एफिकेसी या आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, उनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। जैसे पहला, वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में या किसी भी काम की शुरुआत करने में इनिशिएटिव लेते हैं। दे एक्सेप्ट चैलेंज एंड मास्टर्स द टास्क। सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है दे डेवलप कीन इंटरेस्ट इन दोज एक्टिविटीज इन विच दे पार्टिसिपेट। जिस एक्टिविटी में वे पार्टिसिपेट करते हैं उसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं, बगैर इंटरेस्ट के या केवल काम चलाऊ काम करने के लिए काम नहीं करते। थर्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट। किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। दे थिंक पॉजिटिव एंड रिकवर सून फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स। यानी किसी भी प्रकार की निराशा या असफलता हाथ लगती है तो उससे निराश नहीं होते, बल्कि सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल लर्निंग का, जो थर्ड पॉइंट है वो इसका दूसरा नाम भी माना जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग या अवलोकात्मक अधिगम। इसे दूसरे शब्दों में मॉडलिंग भी कहा है। मॉडलिंग का मतलब होता है जैसा हम दूसरे को देखते हैं वैसा हम व्यवहार खुद उसको देखकर शो करने लगे, वो हमारे मॉडलिंग कहलाती है। पर्सन ऑलवेज नीड नॉट एनी स्टिमुलस फॉर लर्निंग, दे कैन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग ऑल्सो। इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये बात हम पहले कर चुके थे कि स्टिमुलस हो ये कोई जरूरी नहीं है, हम देखकर या ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी किसी चीज को सीख सकते हैं। In this process, the person or thing whose behavior is watching keenly and imitates is called model. It can be live model or stationary model. जिस व्यक्ति के व्यवहार का आप अनुरूपण कर रहे हैं या अवलोकन कर रहे हैं, वह व्यक्ति या वह वस्तु मॉडल या प्रतिरूप कहलाती है। अब ये मॉडल या तो कोई व्यक्ति स्वयं हो सकता है यानी लाइव मॉडल हो सकता है, या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है यानी स्टेशनरी मॉडल हो सकता है। मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर। इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बताने के लिए बांदुरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत फेमस है, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1961 में किया। बोबो डॉल एक इस तरीके की डॉल होती है जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रॉड बेस होता है और ये अपने ही इस जगह पर फिक्स रहती है। अगर आप इसके हिट करेंगे नोज पर तो ये आगे पीछे मूव करती है, लेकिन उस जगह से हिलती नहीं है। यानी हम कितना भी इस पे हिट करें वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले बांदुरा ने क्या किया कि किंडरगार्टन यानी छोटे बच्चों के एक ग्रुप को ऐसी एक मूवी दिखाई जिसके अंदर हीरो का एग्रेसिव बिहेवियर था, जहां फाइटिंग बहुत ज्यादा थी और लड़ाई झगड़ा ऐसा ज्यादा दिखाया गया था। उसके बाद उन्होंने इस मूवी को दिखाने के बाद उन सब बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद किया और बंद करने के बाद उन्होंने वहां पर सारे ये बोबो डॉल और हथौड़ी और ऐसी हिट करने वाले सारी चीजें रख दी। फिर उन्होंने स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट सेम वैसा ही व्यवहार शो करते हैं जैसा उन्होंने मूवी में देखा था। उसके बाद उन्होंने इन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और 3 ग्रुप में पहले ग्रुप को सेम बिहेवियर शो करने पर पनिश किया गया, दूसरे ग्रुप को अवार्ड दिया गया यानी कुछ प्राइज दिया गया और थर्ड जो ग्रुप था उसको ना तो पनिश किया गया और ना ही उनको कोई प्राइज दिया गया। तब उन्होंने जो बिहेवियर देखा वहां से बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उन्होंने इसी बेस पर अपने रिजल्ट दिए इस थ्योरी के। उन्होंने बताया कि पीपल लर्न थिंग एंड कॉन्सेप्ट व्हेन दे ऑब्जर्व इट कीनली एंड इमिटेट इट। लोग केवल चीजों को तभी सीखते हैं जब उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। जब तक वो उसे ऑब्जर्व बहुत ध्यान से नहीं करते तब तक वो उसको सीख नहीं पाते। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग इफेक्टिव हो सोशल लर्निंग के थ्रू, तो उनको ऑब्जर्वेशन स्किल उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो था वो था रीइंफोर्समेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट increases the frequency of adoption of behavior and negative reinforcement decreases it। यानी reinforcement जिस तरीके का दिया जाएगा, अगर आपने सकारात्मक पुनर्वलन दिया है, सकारात्मक पुनर्वलन मतलब आपने प्राइज दिया है कुछ बच्चों को, तो वो उस व्यवहार को बार बार रिपीट करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको उसके लिए पनिश किया और उन्हें समझाया है कि उन्हें इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वैसा व्यवहार वो दोबारा शो नहीं करते। इस बेस पर 4 मुख्य घटक बताए गए हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के या मॉडलिंग के, जो इस प्रकार है, जो पहले भी हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट इसका जो फेज है वो है अटेंशन, यानी किसी भी चीज की मॉडलिंग करने के लिए स्टूडेंट या जो चाइल्ड है वो सबसे पहले उस चीज पे अटेंशन या ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और उसके हर एक पहलू को देखता है। दूसरा नंबर का जो फेस है वो है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि अब उस मॉडल के व्यवहार को उसे अपने व्यवहार में धारण करना है, तो उसकी कुछ बातें जो उसे अच्छी लगती हैं या वो बार बार देख करके उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, वो उन पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर रिटेन करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें याद करता है कि इस तरीके का व्यवहार मैं शो कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक तरीके से एक्शन फेज है जिसमें जो उसने पहले व्यवहार देखा था उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन में लेकर आता है और शो करता है सोसाइटी के सामने। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। जिस तरीके का रीइंफोर्समेंट है, अब उसने व्यवहार जैसा शो किया है, सोसाइटी अगर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती है तो वो व्यवहार उसका आगे बढ़ता चलता है, लर्निंग इफेक्टिव होती चलती है। और अगर सोसाइटी उसके लिए नेगेटिव फीडबैक देती है तो वो धीरे धीरे करके उस चीज को छोड़ता चलता है। तो ये चीज हमें अपने पीयर ग्रुप के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलती है कि जैसे अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं और हमारा पीयर ग्रुप उस चीज को बता रहा है कि ये काम गलत है, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत सोशल लर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक बच्चा है वो डांस शो में या टीवी में एक डांस शो देखता है और उसे ये फर्स्ट फेज है इसका अटेंशन, उसने ध्यान से उस शो को देखा। सेकंड फेज में उसने क्या किया, उसने उसके डांस के स्टेप को याद रखने की कोशिश की, ये है सेकंड फेज जिसे रिटेंशन बोलते हैं। थर्ड में उसने उस परफॉर्मेंस दी अपने डांस की और उसने स्टेप याद करके उस डांस को परफॉर्म किया, ये है थर्ड फेज जिसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और फोर्थ फेज में बॉय गॉट अ रिवॉर्ड फॉर इट। अगर उसको उसके लिए प्राइज मिलता है कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो वैसा डांस दोबारा रिपीट करेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि ये तुमने डांस ठीक नहीं किया और इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे व्यवहार को दोबारा शो नहीं करता। अब बात आती है बांदुरा की थ्योरी की सोशल इम्प्लीकेशन या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो पहली इम्प्लीकेशन है ऐसे बच्चों को जिनको हम सोसाइटी में रहने के लिए कैसा व्यवहार करना है वो सिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है इसके लिए। टू टीच सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू स्टूडेंट्स,
Second है to enhance achievement of student to show various models as examples. Third, to teach any language, किसी भी भाषा को आप समझा सकते हैं. Fourth, for personality development, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए. Fifth, parents and teachers can show themselves as a role model. और sixth point है teacher should expose student to a variety of other models. At last, in conclusion, I can said only we should show the behavior to our children which we want to develop in them. So behave good and you will get best result in social behavior of your children. It is called social learning. Thank you.